जोशीमठ का संकट गहराता जा रहा है। जमीन धंसने से जिन घरों में दरारें आ गई हैं, उनकी 3 स्तरों पर मार्किंग होने लगी है। जो इमारतें अति संवेदनशील हैं, उन्हें आज से ही ढहाने की शुरुआत होनी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। CBRI की टीम ने सोमवार को मलारी इन और माउंट व्यू होटल का सर्वे किया। आज इन दोनों होटल से भवनों को ढहाने की शुरुआत होनी थी, लेकिन लोगों के प्रदर्शनों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। जोशीमठ के निवासियों की मांग है कि जब तक उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं। बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जो घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। जोशीमठ शहर में असुरक्षित भवनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक कुल 678 भवन चिन्हित किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि जोशीमठ पर दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए अब 16 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब जोशीमठ को बचाया जा सकता है? ये लगातार सवाल उठ रहे हैं और इस पर अलग अलग जो ऑब्जर्वेशंस हैं वैज्ञानिकों की वो आ रही हैं। क्या वहाँ पर अब अंतिम उपाय यही है कि पूरे के पूरे शहर को शिफ्ट कर दिया जाए, या फिर वहाँ पर अभी भी रिहाइश लायक स्थितियाँ बची हुई हैं? इस पर बहुत अलग अलग इलाकों में जो लोग हैं वो अपने अपने स्तर पर रिसर्चेस कर रहे हैं, अपने अपने ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी रिपोर्ट आपके सामने लेकर आए हैं जो कि साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट है। जोशीमठ पर एक अनजान सा खतरा मंडरा रहा है। हम उस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये जो खतरा है ये वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है और एक साइंस के एक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ खतरा है। ये साइंस से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट क्या है, हम इस पर नज़र डालेंगे ताकि वहाँ पर जो लेट लतीफ़ी हो रही है, हमें सुनने में ये आया है कि जो प्रशासन है वहाँ पर काफ़ी लेट लतीफ़ी कर रहा है। वहाँ पर आज भी जो वहाँ पर ज़मींदोज़ किए जाने थे होटल्स, उनको ज़मींदोज़ इसलिए नहीं किया जा पाया क्योंकि वहाँ पर स्थानीय बाशिंदे और जो स्थानीय प्रशासन है उनके बीच में एक रस्साकसी चल रही है और वो है मुआवजे को लेकर। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये मुआवजा हो या फिर दूसरी बातें हो, अगर इनको जल्द ही सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो क्यों देर हो जाएगी। इसलिए हम आपको बीच में एक ऐसी ऑब्जर्वेशन लेकर आए हैं जो कि प्रोफेसर MPS बिष्ट, जो कि जाने माने भूगर्भ शास्त्री हैं, इस इलाके का सर्वे भी उन्होंने किया है। 1975 से रिसर्च वो कर चुके हैं इस इलाके में। उनके हवाले से आज हम एक अनजान संकट की बात कर रहे हैं और इस अनजान संकट का नाम है परमाफ्रॉस्ट का सिद्धांत। आपने बहुत सुना होगा परमाफ्रॉस्ट क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, लेकिन जोशीमठ के संदर्भ में हम ये बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, आपको कुछ तस्वीरों के जरिए परमाफ्रॉस्ट का जो जोशीमठ कनेक्शन है वो समझाने की कोशिश करते हैं। ये जोशीमठ का मैप आप रोज आजकल देख रहे होंगे। ये जो स्लोप है, कहा जा रहा है कि ये मोरेन पर बसा हुआ शहर है पूरा का पूरा। मोरेन यहाँ के यानी के एक मलबे का ढेर है। जब 20,000 साल पहले जब यहाँ पर ग्लेशियर्स रहे होंगे या यहाँ तक ग्लेशियर्स रहे होंगे, उसके बाद ग्लेशियर्स जो हैं अपनी जगह से खिसक गए और यहाँ पर एक मलबे का स्लोप रह गया, एक ढेर रह गया, जिसके ऊपर, जिसे मोरेन कहा जाता है, इसके ऊपर ये जोशीमठ बसा हुआ है। हमने पिछली बार भी आपको बताया था। अब परमाफ्रॉस्ट क्यों कह रहे हैं, ज़रा परमाफ्रॉस्ट की जो सिद्धांत है उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, परमाफ्रॉस्ट क्या है। देखिए, परमाफ्रॉस्ट एक तरह से फ्रोजन लैंड है। फ्रोजन लैंड का मतलब एक ऐसी जमीन जो कि जम जाती है बर्फ की तरह, और साइंस की भाषा में ऐसी लैंड जो कि सब जीरो टेम्परेचर में जमी हुई है और अगर 2 साल तक यही परिस्थिति रहती है तो उसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। जैसे आप इस तस्वीर के जरिए देख रहे होंगे, एक परमाफ्रॉस्ट का उदाहरण हम आपको दिया है। ऊपर ही आपको एक्टिव लेयर दिख रही होगी, यानी कि मिट्टी की लेयर है, और बीच में ये जो बर्फ टाइप का है, ये दरअसल जमी हुई जमीन ही है और इसको पूरी की पूरी परमाफ्रॉस्ट की परिकल्पना कहते हैं। अब होता क्या है, जब जमीन जम जाती है उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ने से ये परमाफ्रॉस्ट पिघलता है तो फिर भूगर्भीय हलचलें होती हैं और इसके ऊपर यदि कोई कंस्ट्रक्शन होगा तो वो खतरे में होगा। अब जोशीमठ के संदर्भ में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि प्रोफेसर MPS बिष्ट का ये कहना है कि जोशीमठ में जो दरारें, एक बार फिर से मैं कहूँगा जोशीमठ का मैप अगर आप दिखा पाएँ, देखिए जोशीमठ में जो बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी दरारें हैं जो इस पूरे इलाके में आई हैं, अब होगा क्या, वहाँ पर अंदर पानी भर रहा है लगातार और आशंका ये है कि अब से कुछ दिनों बाद वहाँ पर आसपास बर्फ पड़ जाए। अब अगर बर्फ पड़ी तो वो जो पानी अंदर डिब्रीज में भर रहा है, जो गैप्स में भर रहा है या इन दरारों में जा रहा है, वो जम जाएगा और अगर वो जम जाएगा तो एक टेम्परेरी परमाफ्रॉस्ट की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो जाएगी। और होगा क्या
कि वॉल्यूम लगभग 10% बढ़ जाएगा। एक तो उस वॉल्यूम के बढ़ने का खतरा, और दूसरा अगर अगले दिन, आज रात माना सब जीरो टेम्परेचर में ये दरारें बर्फ में तब्दील हो गई जो पानी है, और अगले दिन फिर सूरज निकलेगा, वो फिर पिघलेंगी, तो जोशीमठ का पूरा ये जो मोरेन है और इनके जो क्रैक्स हैं, इनमें श्रिंक होना और फिर उसका पिघल जाने का जो सिलसिला है वो चलेगा, और इस तरह से वहाँ पर एक भूगर्भीय हलचल पैदा होगी जो कि बहुत खतरनाक हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर एमपीएस बिस्ट का भी कहना है, दूसरे साइंटिस्ट का भी कहना है, वहाँ पर जल्द से जल्द वहाँ पर इवैक्यूएशन, रेस्क्यू जितनी जल्दी हो सके वो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये परमाफ्रॉस्ट है, और परमाफ्रॉस्ट के बारे में हम आपको बताया था, ये परमाफ्रॉस्ट की अवधारणा है। आप देखेंगे जो आर्कटिक रीजन है उसमें ये पूरी स्थिति रहती है। ग्रीनलैंड है, और अमेरिका का जो अलास्का रीजन है, जो रशिया है बहुत बड़ा रीजन है, चाइना का भी है, और ईस्टर्न आप यूरोप देखेंगे तो पूरा का पूरा इलाका इसी तरह की जो जमी हुई ज़मीन है उससे पटा पड़ा है। इनफैक्ट अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें हम, उत्तरी गोलार्ध जिसे कहा जाता है, तो पूरा का पूरा 15% जो है उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा जो है वो परमाफ्रॉस्ट से लैस है, और कई इलाकों में जो ये भरा पड़ा है। लेकिन इसको थोड़ा सा जोशीमठ से जोड़ने के हमारे मायने ये थे कि परमाफ्रॉस्ट वहाँ अभी नहीं है, लेकिन एक टेम्परेरी सिचुएशन ज़रूर बन सकती है, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनको तेज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अब जोशीमठ का क्या होगा। हमारे साथ इस वक्त बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर एससी नैनवाल सर हमारे साथ हैं, जाने माने भूगर्भ शास्त्री हैं और जोशीमठ पर काम कर चुके हैं। इस पूरे इलाके का शोध भी उन्होंने किया है। आज ही वो हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे साथ जुड़े हैं, अभी जोशीमठ से होते हुए आ रहे हैं, वहाँ का हाल भी उन्होंने समझा है, और एक सॉल्यूशन की बात भी नैनवाल सर उन लोगों में से हैं जो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि आगे जोशीमठ को कैसे बचाया जा सकता है। नैनवाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। सर, बहुत बातें हो रही हैं और हर जगह अगर हम देखे जाए तो कहा जा रहा है कि जोशीमठ अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की स्थिति में आ चुका है, यहां से हम वापस नहीं जा सकते। लेकिन क्या अभी भी कोई गुंजाइश है सर कि जोशीमठ को हम बचा पाएं? यहाँ पर सबसे ज्यादा दरारें आई हैं उस क्षेत्र में। पहले से एक ओल्ड लैंडस्लाइड जोन था जो पुराने जमाने में जो है करीब करीब स्टेबलाइज हो गया होगा, परंतु उस एरिया में बहुत सारे मकान बनने की वजह से और मकानों का जो ड्रेनेज सिस्टम है, बेसिकली उस ड्रेनेज सिस्टम में एक पुअर ड्रेनेज सिस्टम जिसको कह सकते हैं, उस पुअर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से और मकानों के भार की वजह से, क्योंकि जो लैंड वहां पर है, जो जैसे आप कह रहे हैं कि मोरेनिक मटेरियल है, ये मोरेनिक मटेरियल मोस्टली अनकंसोलिडेटेड होते हैं, तो इनकी जो बियरिंग कैपेसिटी है वो बियरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इतने ज्यादा भार को सह सके। तो वो भार को नहीं सह सकते, इसीलिए स्लोप ने क्रीप करना शुरू कर दिया। एक प्रॉब्लम तो ये है, वो जो क्रीप है स्लोप का, वो क्रीप जो है जो पुअर ड्रेनेज सिस्टम है उसकी वजह से एक्सेलरेट हो जाता है। अच्छा। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे नरसिंह द्वार वहां पर एक जगह है और उसके बाद नीचे मारवाड़ी है, उसमें भी क्रैक है। उसके बाद अगर हम स्लोप में नीचे आए तो स्लोप के टो पे आपकी जो है अलकनंदा रिवर बह रही है, तो ये अलकनंदा रिवर टो इरोजन कर रही है स्लोप का। तो टो इरोजन करने की वजह से जो भी मटेरियल ऊपर से आ रहा है, रिवर उसको जाकर के जो है इरोड कर दे रही है। तो ये फर्दर जो है स्थिति को और बुरी बनाता हुआ जा रहा है। तो अगर हम देखें बेसिकली, जैसे आपने कहा कि क्या निदान हो सकता है, बेसिकली हमें जो कॉजेज तो यही लग रहे हैं कि जो हमने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वहां पर कर दिया है और उस कंस्ट्रक्शन के साथ हमारा पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, ये दो चीजें बेसिक हैं जो उस स्लोप को मूव करा रही हैं। परंतु साथ में अगर जियोलॉजिकली उस एरिया को देखें तो जोशीमठ के आप समझिए पश्चिम में हमारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट गुजरता है, और ये हमारा पूरा जोन जो है सेस्मिक स्केल पर जोन 5 में आता है, जहां पर जो है सेस्मिक ट्रेमर छोटे बड़े आने की संभावनाएं बरकरार रहती हैं। तो शायद ये सारी चीजें इसको एक पूरी सिचुएशन को बड़ी कॉम्प्लेक्स कर दे रही हैं। परंतु उसका जो बेसिक, जैसे आप कहें कि क्या निदान हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने शुरुआत में भी कहा कि हम उस पूरे स्लोप का, जितने जोशीमठ के ढाल हैं जहां पर शहर बसा है या उससे रिलेटेड जो क्षेत्र हैं, उन सबका जो है एक बार भूवैज्ञानिक सर्वे करें
और भूवैज्ञानिक सर्वे करने के बाद उन ढालों को, उन स्लोप का वर्गीकरण करें, कौन सुरक्षित है, कौन असुरक्षित है। जो असुरक्षित हैं, अनसेफ हैं, वहां से लोगों को हटाया जाए और उनके रेमेडियल मेजर किए जाए तुरंत। ये पहली स्थिति है। तो जब तक ये वर्गीकरण, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा समय लेगा ये चीजें, परंतु ये करना आवश्यक है। अब बात उठती है कि वो जोन जो जिसमें इस समय सबसे ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार इसके लिए काम कर रही है। वहां पर उन भवनों को जो है वहां से डिसमेंटल किया जा रहा है और उसका जो है ड्रेनेज सिस्टम को भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है सर, ये दो हमारे सामने त्वरित जो रेमेडीज हैं वो दिख रही हैं। एक तो इसको ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए। हालांकि हमने पिछली बार भी इसको कहा था कि ड्रेनेज सिस्टम की समस्या को वहां के स्थानीय बाशिंदों ने पहले भी उठाया था, उस पर कोई काम नहीं हुआ समय रहते, हम उन पे नहीं जाना चाहते। अब जो किया जा सकता है वो सर, तो क्या हम ये माने कि जोशीमठ के ऊपर जो भवनों के निर्माण की वजह से ओवरलोडिंग हुई है, नंबर एक, और दूसरा जो टो कटिंग हुई है, चाहे वो अलकनंदा की तरफ से इरोजन की हो या फिर हमने जो वहां पर बाईपास या दूसरे निर्माणों के लिए जो टो कटिंग मानव निर्मित भी है एक तरह से, उसको भी जो अंजाम दिया है, तो क्या नीचे से अगर हम कोई सपोर्ट वॉल अलकनंदा की तरफ से या नीचे की तरफ से अगर कोई सपोर्ट वॉल देने की कोशिश करें, जो इरोजन हो रहा है या जो टो कटिंग हो रही है उसको बंद करने की कोशिश करें, तो क्या कुछ सपोर्ट मिल पाएगा शहर को ऊपर सर? हाँ, डेफिनेटली आपने बहुत सही पॉइंट उठाया है। मैं आज देख रहा था कि अलकनंदा ने वहां पर जितने भी स्लोप जहां पर अलकनंदा को मीट करता है, वहां पर जो कुछ पेड़ हैं वो सारे के सारे टिल्टेड है। टिल्टेड ट्री हमेशा ये शो करता है कि स्लोप में क्रीप है। तो नॉर्मली हम क्रीप को ये मानते हैं कि ऐसा मूवमेंट जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, परंतु वहां पर तो मूवमेंट इतना है जो लोग बता रहे हैं जिस तरीके से, और हमने भी जो दरारें देखी हैं कि अगर आज वो जो है 1 सेंटीमीटर की है तो कल 2 सेंटीमीटर हो जा रही है। इसका मतलब मूवमेंट काफी तेज है। और ये मूवमेंट, जैसे मैंने माने लोगों से पूछा कि 3-4 तारीख को जो है ये मूवमेंट होना शुरू हुआ और 1-2 दिन तो काफी तेज था, परंतु अभी भी मूवमेंट हो रहा है, लगातार मूवमेंट हो रहा है। रोड में जो क्रैक हैं वो वाइडन होते जा रहे हैं, घरों में जो क्रैक हैं वो वाइडन होते जा रहे हैं। तो अब आप देखिए, जैसे मोरेनिक मटेरियल है, जैसे आपने शुरुआत में कहा, मोरेनिक मटेरियल में क्ले मिनरल होते हैं। क्ले मिनरल की खासियत होती है कि वो वाटर मॉलिक्यूल को अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ले लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि वो मटेरियल एक्सपेंड हो जाता है, और जैसे गर्मी लगती है, धूप हुआ, तो उसकी वजह से वो क्ले मिनरल जो है फिर वाष्पीकरण हो जाता है उनका। तो ये एक्सपेंशन और श्रिंकेज जो है ये मटेरियल में होना हो जाता है। तो इसकी वजह से, भार की वजह से जो क्रैक डेवलप हुए, वो इस मुर्दा, ये जो मोरेनिक मटेरियल है, इसके कैरेक्टर की वजह से एक्सपेंशन और श्रिंकेज की वजह से और वाइडन होते जाते हैं। और साथ में मैंने कहा कि इसके साथ साथ जो टो इरोजन है वो एक प्रॉब्लम है अलग से। दूसरा, एरिया सेस्मिकली बहुत संवेदनशील है। तो जो 1, 2, 3 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक जिनको हम लोग सामान्य जन उसको अनुभव नहीं कर पाता, शायद इस तरह की एक्टिविटी भी वहां पर होती रहेंगी, क्योंकि हम उच्च हिमालय में हैं और जो हमारा एरिया है वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बहुत नजदीक है। तो जो हिमालय की जो विवर्तनिकी है, जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, बेसिकली ये भी स्थिति को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे दर्शकों को बता दें, सेस्मिक जोन 5 यानी कि सबसे ज्यादा अति संवेदनशील श्रेणी जो होती है भूकंपीय दृष्टि से, सेस्मिक जोन में बांटा जाता है 1 to 5 के स्केल में। तो सेस्मिक जोन 5 यानी कि सबसे ज्यादा संवेदनशील भूकंपीय दृष्टि से ये इलाका है, यानी कि यहाँ पर भूकंप आने की संभावनाएं ज्यादा है। कुछ भूकंप, जैसा सर बता रहे हैं कि हमको शायद महसूस भी नहीं होते, लेकिन वो लगातार जो वहाँ की जो पारिस्थितिकी है उसको चेंज करते रहते हैं। तो इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक आखिरी सवाल सर मेरा, अभी कुछ मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, कुछ लोगों से भी बातचीत हो रही थी कि अभी भी सरकार के आदेश के बावजूद वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, वो थम नहीं रही हैं। कहा यह जा रहा है, जो कंपनीज हैं वो कह रही हैं कि साहब हम तो अंदर कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग कर रहे हैं। तो क्या ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है इस स्थिति में भी आप वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? नहीं, पर मेरी शायद वहां पर कोई ब्लास्टिंग, इस समय तो सरकार ने सभी तरह के कंस्ट्रक्शन कार्यों पर रोक लगा दी है, जहां तक हमें अखबारों से जो सूचना मिल रही है। बिल्कुल सर, उसके बावजूद वहां पर जो जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति है उसके जो संयोजक हैं सती साहब, उनका बयान में कल सुन रहा था, उनका कहना था कि अभी भी वहां पर कुछ इलाकों में
कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग का हवाला देकर कुछ कंस्ट्रक्शन गतिविधियां चल रही हैं। यानी मेरे संज्ञान में तो ये नहीं है। लेकिन अगर बहुत अच्छी बात है सर, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये मैं भी होना हाँ नहीं। मैं भी ये शुक्र मनाऊंगा अगर ऐसा नहीं हो। बहुत अच्छी बात है अगर वहां पर बंद हो गया पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन, लेकिन अगर इस तरह का अगर कोई मंशा है भी तो ये खतरनाक साबित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। हाँ डेफिनेटली, इसमें तो देखिए सरकार ने तो पहले ही सभी तरह के कंस्ट्रक्शन पे वहां पर जो इवन छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन पे भी जो है रोक लगा दी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार के आदेश की इस तरीके से अनदेखी करेगा। अगर अनदेखी करेगा तो ये तो उस क्षेत्र के लिए और जो है संवेदनशीलता को उसकी बढ़ा देगा इस तरीके से। हमें इस समय तो पहले जो है उसके रेमेडियल मेजर, लोगों के इवैक्यूएशन, उनकी नीड जो अर्जेंट नीड है उनके बारे में सोचना चाहिए। इस समय हमें कंस्ट्रक्शन और इन चीजों से थोड़ा दूर रहने की जो है दूरी रहना चाहिए इन चीजों से। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच प्रोफेसर एच सी नैनवाल, जी बिजनेस के लिए समय निकालने के लिए।